नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल TS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TGT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, या जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा कि आप प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप शुरू से क्लासेस देखिए तो यकीनन आपकी तैयारी और बेहतर होगी। इसी के साथ में जो कैंडिडेट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं। आपकी तरफ से प्रतिक्रियाएं बहुत कम हैं। आप कह तो रहे हैं कि क्लासों की संख्या बढ़ाई है, लेकिन आपका जो फीडबैक है वो हमें बहुत कम मिल रहा है। तो आप थोड़ी सी प्रतिक्रिया बढ़ाइए, क्लासों को शेयर कीजिए। और जब आप क्लास देखने के लिए आते हैं तो क्लास को पहले लाइक कर दिया कीजिए। उसके बाद में लाइक करने के बाद में आप पूरी क्लास देखिए। पूरी क्लास देखने के बाद आपको जो भी उचित लगे या कोई हमने प्रश्न किया है उसमें, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ आप ही के सुझाव पे हमने टेस्ट श्रृंखला शुरू की है। जो भी कैंडिडेट हमारी हिंदी TGT PGT की जो टेस्ट श्रृंखला है, विशेषकर तो यूपी की है, लेकिन उसमें मात्र 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण से आते हैं। बाकी के जो आपके 110 प्रश्न हैं वो आपको हिंदी के देखने को मिलेंगे। ऐसे नवीन और अचूक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि अन्यत्र कहीं आपने नहीं देखे होंगे। बहुत गहन अध्ययन के बाद में उन प्रश्नों को लाया जा रहा है आपके लिए, जो परीक्षा उपयोगी हैं या संभावना है कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो यदि आप पेपर का स्तर जानना चाहते हैं 2021 या उससे पहले के पेपरों को आपको देखना है, आप पहली बार परीक्षा में बैठ रहे हैं या आप कई बार बैठ चुके हैं, तो आप देखिए कि आप गलतियाँ कहाँ पे कर रहे हैं। और हमारी जो ये टेस्ट सीरीज़ है, ये थोड़ा हम आपको बता दें कि ये पेड है और नाम मात्र इसमें भी आपके लिए चार्ज रखा गया है। प्रति टेस्ट पेपर आपको 10 रुपये मिलेगा, लेकिन हमारी जो ये टेस्ट श्रृंखला है ये 50 टेस्ट पेपर की है, जो हम आपको परीक्षा से पूर्व में कम से कम 15 से 20 दिन पहले 15 दिन पहले हम आपको करा देंगे। पूरी सप्ताह में हमारी दो दिन हम लोग टेस्ट पेपर देते हैं आपको। एक बुध या बृहस्पति, वो दिन निर्धारित नहीं है, और एक रविवार का दिन निर्धारित है। अभी 2 टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। आगे संख्या जैसे ही हमें लगेगा कि कोई डेट अनाउंस होने वाली है, वैसे ही संख्या बढ़ा दी जाएगी। तो अभी चूंकि समय है आपके पास, आप हमारे साथ साथ चलिए, आप देखिए कि आप तैयारी किस तरह कर सकते हैं, प्रश्न किस तरह बनने की संभावनाएं हैं आगामी आने वाली परीक्षाओं में। ठीक है, आप हमसे तो यहाँ पे प्रश्न कर लेंगे कि हाँ मैम, ये प्रश्न का हमें समझ में ही नहीं आया, किस तरह से आपने घुमाया है, तो वहाँ पे एक्सपर्ट से आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप हर बारीकी को पकड़ ले जाएं, यही उद्देश्य मात्र था आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कराने का। तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो समय रहते कर लीजिए। टेस्ट सीरीज के लिए जो इंक्वायरी नंबर दे रखा है, आप उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, नहीं तो बाद में एक और नंबर है, हम उससे या बाकी की जो टेस्ट की सीरीज ज्वाइन करने की जो प्रक्रिया है वो हम आपको बता देंगे। टेस्ट पेपर ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के किसी भी प्रैक्टिस सेट से आपको दे दिया जा रहा है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट अच्छे नहीं होते, लेकिन वहाँ पे आप तथ्यों से परिचित नहीं हो पाते हैं जहाँ पे प्रश्न गलत होते हैं। यहाँ पे क्या है, जो भी 7-8 कैंडिडेट आपसे जुड़े हुए रहेंगे तो आपको गलतियों का पता चल जाएगा, किसी प्रश्न में कोई गलती तो नहीं है, हमारा स्कोरिंग क्या चल रहा है, हमारा स्कोरिंग इतना कम क्यों है, अन्य चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए, जो भी है, अगर जो कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बात कर रहे थे हम लोग इस समय छायावाद में। छायावाद के अभी मुख्य रूप से देखा जाए तो जो चतुष्टय कवि हैं, उन कवियों में हम आज तीसरे कवि को देखेंगे, सुमित्रा नंदन पंत जी को। इससे पहले वीडियो में हमने निराला जी की बात की थी, और निराला जी के बाद में सुमित्रा नंदन पंत को, और इन्हीं के बाद में हम देखेंगे छायावाद की एकमात्र कवयित्री। वैसे तो सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय जागरण की चेतना में चली जाएंगी, और मूल रूप से जो छायावाद में है, रहस्यवादिता में जो कवयित्री हैं, वो आपकी महादेवी वर्मा हैं, जिनको आधुनिक मीरा भी कहा गया है। आज हम बात करेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी की। सुमित्रा नंदन पंत, इनका जो जन्म है वो मई 1900 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो कौसानी अल्मोड़ा जिले में पड़ता है। अल्मोड़ा आपका इस समय वर्तमान में उत्तराखंड में है, कुर्मांचल करके भी इसको कहते हैं, लेकिन जब इनका जन्म हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश ही था पूरा, लेकिन अब वर्तमान में उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड भी कई बार परीक्षाओं में बन जाता है। उत्तराखंड वाले विशेष ध्यान दें, क्योंकि उत्तराखंड ही यहाँ पे रहेगा।
निधन की बात करें तो 1977 इलाहाबाद में हुआ था। देखिए थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि हमें कुछ का जन्म जब स्थान याद रहता है, आगामी आने वाली परीक्षाओं में हो सकता है आपको निधन वाली तिथि से एक्सपर्ट परिचय कराए और या उनके शहर से परिचय कराए। ठीक है, तो निधन कहाँ हुआ था? 1977 में इलाहाबाद में। बचपन के नाम की बात कर ले तो इनका बचपन का नाम गोसाई था, लेकिन जो सुमित्रा है वो इनकी माता का नाम था, इसके आधार पर इन्होंने रखा था। पिता की बात करें तो गंगादत्त पंत थे, माता सुमित्रा थी। ठीक है, और इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। किसको? सुमित्रा नंदन पंत जी को। और कई बार क्या होता है ना कि देखिए आयोग पहले क्या करता है कि पहले प्रश्न कर लेता है, उसके बाद में अपना उत्तर भी साझा कर देता है, उत्तर कुंजी जारी कर देता है, उसके बाद में उत्तर कुंजी आगे पीछे कर देता है, फिर किन क्वेश्चनों को F लगाता है, किन क्वेश्चनों को बाहर करता है, किन के विकल्प में संशोधन करता है। ये जो अन्यत्र प्रतियोगी होते हैं वो समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं, क्योंकि अभी पीछे जो 2016 वाली परीक्षा हुई थी तो उसमें क्या किया था इन्होंने, विकल्प में निराला जी को प्रकृति का सुकुमार कवि मान लिया था। बाद में नहीं पता चल पाता कि वो प्रश्न बाहर करते हैं या कैसे कर लेते हैं। तो आप बताइए भी, जहाँ आप NCERT या बाकी की जो आपके माध्यमिक की किताबें लगी हुई हैं 9th से लेकर 12th तक की, उनमें भी जहाँ सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जा रहा है, तो आप निराला को किस धारा से मान सकते हैं? किसी रूप से नहीं मान सकते। हाँ, छायावादी कवि हैं, प्रकृति का वर्णन उनके भी काव्य में है जब वो छायावाद की रचनाएं कर रहे थे, लेकिन इतना सूक्ष्म और इतनी कोमलता के साथ में नहीं है जितना सुमित्रा नंदन पंत जी के काव्य में है। क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी एक विशेष प्रवृत्ति होती है। जैसे कि दलित साहित्य यदि लिखा जा रहा है तो दलित साहित्य यदि कोई क्या कहते हैं, द्विज यानी कि ब्राह्मण या क्षत्रिय ये सब लिखेंगे तो ये सिर्फ एक कल्पना मात्र होगी, इन्होंने सिर्फ उसको देखा होगा। लेकिन जो वास्तविकता में जो दलित व्यक्ति है, जैसे आपके शिवराज सिंह बेचैन हैं, मलखान सिंह हैं, ये जब लिखेंगे तो ये इन्होंने उस यथार्थ को, तुलसीराम है, इन लोगों ने उस यथार्थ को भोगा है। उस दलित की जो विडंबनाएं हैं, जो परेशानियां हैं, वो उन्होंने भोगी हैं। जैसे कि आपके अंबेडकर जी हो गए, ज्योतिबा फूले हो गई, सावित्रीबाई फूले हो गई, तो इन लोगों ने अत्याचार, दलित विडंबनाएं जो होती हैं उन सबको भोगा है, झेला है। ठीक है, तो वो उनसे बेहतर कोई नहीं लिख पाएगा, है ना। तो यहाँ पे प्रकृति के सुकुमार कवि जब जो प्रकृति में ही जिसका जन्म हुआ है और प्रकृति के प्रतिदिन उसने नए नए रूपों को देखा है, तो ये थोड़ा सा रहता है कि वो इतना अच्छा लिख पाता है जितना बाकी कोई नहीं लिख पाता। अब एक महिषा दल बंगाल का कहें या इलाहाबाद का कहें, वो इतना अच्छा प्रकृति वर्णन नहीं लिख पाएगा। प्रकृति उनके पास भी है लेकिन उतनी बढ़िया नहीं है जितनी पंत जी के पास है। ठीक है, तो देखिए कई बार क्या होता है कि यहाँ से प्रश्न ना आपको इंटरव्यू में उठा लेता है। इंटरव्यू में जब उठाएगा तो आपसे कहेगा कि प्रकृति का सुकुमार कवि तो कहते हैं, लेकिन कहते क्यों हैं? ठीक है, जैसे हमने पिछली क्लास में बताया था, निराला को निराला कहते हैं, लेकिन कहते क्यों हैं? किस आधार पे कहा गया है? किस तत्व की प्रधानता थी जिसकी वजह से उनको ये कहा गया है? जैसे महादेवी वर्मा की बात कर ले थोड़ा सा रोक के, तो उनको मीराबाई कहा जाता है, आधुनिक मीरा। तो क्यों कहा जाता है ये सब तो चलो अगली क्लास में देखेंगे। तो बात कर लेते हैं कि पंत की जो काव्य यात्रा है, जो काव्य रचना संसार है, उसको काव्य की जो रचनाएं हैं उनको 4 सोपानों में बांटा गया है, 4 प्रकार से रखा गया है। ठीक है, पहले में आएंगी छायावादी कविताएं। वे कविताएं जो छायावादी प्रवृत्तियों से एक पूर्ण रूप से अपने में समेटे हुए हैं। पहली कर लेते हैं उच्छ्वास 1922 की है, वीणा 1927 की, पल्लव 1926 की, ग्रंथि 1929 की और गुंजन 1932 की। ठीक है, क्योंकि 1936 से छायावादी जो काव्य है उसका समापन माना जाता है। और यहाँ पे वीणा की बात कर लेते हैं। इनकी बहुत कोमल और सूक्ष्म, या कहें कि जो शुरू की जो कविताएं थी कोमल कांत पदावली से परिचित, वो कविताएं इन्होंने वीणा में लिखी हैं। और यहीं पर इन्होंने जो वीणा है उसको दुधमुहा, बालिका, कोमल, इस तरह के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, कहा है। बात कर लेते हैं प्रगतिवादी कविताएं। प्रगतिवादी कविताओं में 3 कविताएं आएंगी। युगांत 1936 यानी कि जिससे छायावाद का अंत हुआ है, और युगांत
से ही प्रगतिवाद की शुरुआत मानी जाती है। युगवाणी 1939 की है और ग्राम्या 1940 की है। ठीक है, बात कर लेते हैं अंतश्चेतनावादी। तो इसमें स्वर्ण किरण है आपकी 1947 की, स्वर्ण धूलि है 1947 की, युगपथ है 1949 का। ठीक है, मानवतावादी में यदि बात करेंगे तो रजत शिखर है, उत्तरा रजत शिखर 1900 आपका 51 का है, उत्तरा 1949 की है, थोड़ा पहले लिखा गया था। कला और बूढ़ा चांद 1959, अतिमा 1955, चिदम्बरा 1958, लोकायतन 1964। ये इनकी काव्य यात्राओं का सोपान रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपको किस तरह एक विशेष प्रवृत्ति, देखिए ये सारी पंत जी की हैं, ये तो आपको रटनी ही है। आप कोई भी शॉर्ट ट्रिक बनाइए, कुछ भी बनाइए, समय और रचनाओं के नाम तो आपको याद ही रखने हैं, क्योंकि जो चर्चित हैं उनको आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। बात कर लेते हैं छायावादी की। छायावादी में आप याद रखेंगे उग्र, बी, पंगु। ठीक है, तो ये इनकी छायावादी पंक्ति रचनाएं हो जाती हैं। काव्य संग्रह, उच्छ्वास, आपकी ग्रंथि, वीणा, पल्लव और ये आपकी गुंजन। ठीक है, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या इसमें 3 है, बहुत ज़्यादा नहीं है। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, युगपथ। युगपथ थोड़ा आगे बढ़ता है, मेन है आपका, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बन जाएगा। अगर यहाँ पे एक भी रचना याद रहती है, एक की भी या 2 की आप कर लेते हैं तो हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जिन लोगों को भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो समय से कर लीजिए, क्योंकि पता है क्या होता है, फिर आप एक साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, हम आपको एक साथ टेस्ट पेपर दे देंगे। आपका क्या रहेगा कि आप आधे लगा पाएंगे, आधे नहीं लगा पाएंगे। इस तरह क्या है कि आपको 3 दिन में एक दिया जा रहा है, तो आप अच्छे से उसको मतलब पेपर को अच्छे से लगाने के बाद में आप एनालिसिस कर सकते हैं क्या क्या हमारा गलत हुआ है। अभी आपके पास तैयारी का भरपूर समय है। ठीक है, बात कर लेते हैं आगे पंत जी के। उसमें पंत की पहली कविता गिरजे का घंटा। पंत की पहली कविता गिरजे का घंटा कब की है? तो 1916 है। ठीक है, पंत की पहली छायावादी रचना पंत की पहली छायावादी रचना कौन सी है? तो उच्छ्वास। उच्छ्वास व अंतिम कौन सी है? अंतिम रचना गुंजन है। अभी देखा था हमने, तो यहां से भी प्रश्न बन जाता है। पंत की रचना, वो इस पे ध्यान दीजिएगा, पंत की रचना पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। समय के अनुसार ये भी बदले हैं, क्योंकि हर कवि का ही रचनाकार का उद्देश्य रहता है पंत जी को संवेदनशील, पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। पंत जी के पल्लव काव्य संग्रह को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है। ये थोड़ी सी जो पॉइंट हैं
ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। बात कर लेते हैं वीणा को, पंत जी की जो वीणा है, वीणा की कविताओं को, वीणा की कविताओं को कवि ने स्वयं, महत्वपूर्ण है, कवि ने स्वयं, कवि ने स्वयं बालिका के रूप में चित्रित किया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं पंत के काव्य संग्रह, पंत के युगांत काव्य संग्रह से, काव्य संग्रह से छायावाद का अंत माना जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं युगवाणी संग्रह पर, पंत के युगवाणी काव्य संग्रह पर, युगवाणी काव्य संग्रह पर गांधीवाद, गांधीवाद तथा मार्क्सवाद, तथा मार्क्सवाद का प्रभाव, दृष्टिगत होता है या दिखाई देता है। ठीक है, जो भी आपको उचित लगे आप अपनी शब्दावली में भी लिखा कीजिए। पंत का लोकायतन काव्य संग्रह महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। लोकायतन रचना पर, लोकायतन रचना पर पंत जी को सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था, पुरस्कार। ठीक है, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद रचना पर इन्हें, यानी कि पंत जी को 1960 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए बात करते हैं पंत जी की। पंत की जो पहली कविता है वो गिरजे का घंटा 1916 मानी गई है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि देखिए कोर्ट कहीं भी उठा सकता है कि निम्नलिखित में से किसकी पहली रचना कौन सी नहीं है। तो गिरजे का घंटा 1916 पंत जी की पहली कविता है। पंत की पहली छायावादी रचना की यदि बात करें तो उच्छ्वास है, और अंतिम की यदि बात करें तो गुंजन है। यहाँ से भी प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि पहली तो सभी को पता रहती है कि उच्छ्वास है, और अंतिम में बात फंस जाती है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये भी आपके मस्तिष्क में रहेगा कि युगांत से छायावाद का अंत माना गया है, यानी कि हो सकता है कि युगांत छायावादी रचना हो। प्रवृत्तियां हैं लेकिन उतनी नहीं हैं जितनी छायावाद की थी। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं कि पंत की रचना पल्लव, जो पल्लव रचना है उसको छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। यहाँ से तो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, हरियाणा, कोई भी आप परीक्षा ले लीजिए, यहाँ से प्रश्न बना है। लेकिन अब यहाँ से प्रश्न बनने थोड़े से कम हो गए हैं, अब कोड में प्रश्न बनने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो पंत की किस रचना को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? पल्लव को। पंत जी किस दर्शन से प्रभावित थे? तो अरविंद दर्शन से प्रभावित थे।
किसी दिन हम विशेष करके, अभी पहले पाठ्यक्रम कंप्लीट कर लें, उसके बाद में जो एक होता है ना कि पूर्ण रूप में जो साहित्य में जो निचोड़ चीज़ें आती हैं उनको लेके आएंगे। जैसे कि छायावाद के कवियों में क्या क्या दार्शनिकता थी, कैसे कैसे थी, चारों का कंपैरिजन एक साथ करेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपसे पेपर में नहीं उठेगा, लेकिन आपको साक्षात्कार के लिए भी कहीं कहीं तैयार करना है। जो पीजीटी वाले हैं उनको तो साक्षात्कार देना ही है। बात कर लेते हैं कि पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसको कहा गया है? सुमित्रानंदन पंत जी को। पंत जी के पल्लव काव्य संग्रह को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है। ठीक है, वीणा की कविताओं, जो वीणा काव्य संग्रह है उसकी जो कविताएं हैं उनको कवि ने स्वयं बालिका के रूप में चित्रित किया है। ठीक है, और दुधमुहा करके भी उन्हीं के उसको कहा गया है पल्लव को। बात कर लेते हैं वीणा को। पंत के युगांत काव्य संग्रह से छायावाद का अंत माना जाता है। यहाँ पे टू द पॉइंट हम लेके आए हैं, तो पंत के युगांत से ही छायावाद का अंत माना जाता है। पंत के जो युगवाणी काव्य संग्रह है पर गांधीवाद तथा मार्क्सवाद का प्रभाव दृष्टिगत होता है या दिखाई देता है। पंत का जो लोकायतन काव्य संग्रह है ये महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। प्रश्न बन जाएगा कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित रचना नहीं है, और वहाँ पे 3 विकल्प महात्मा गांधी की के जीवन से संबंधित रहेंगी और एक रचना कोई अन्यत्र रहेगी। ठीक है, वो भी रहेगी एक तरीके से किसी से प्रभावित ही, किसी के जीवन से प्रभावित ही वो रचना रहेगी, लेकिन उसमें आपको देखना है कि महात्मा गांधी हैं कि कोई और है। बात कर लेते हैं कि लोकायतन रचना पर पंत जी को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो सैवियत लैंड पुरस्कार। कला और बूढ़ा चांद, इस रचना पर इन्हें 1960 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और जिन रचनाकारों को साहित्य अकादमी या कोई भी पुरस्कार मिला है वो आपके लिए विशेष रचना हो जाती है। आपको वो रचनाकार भी बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए, बात कर लेते हैं आगे पंत जी की ही। 1961 ईस्वी में इन्हें हिंदी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। 1968 ईस्वी में इन्हें यानी कि पंत जी को चिदंबरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। गुंजन को, इनकी जो रचना है, पंत की रचना गुंजन को छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, हम वो तथ्य लाते हैं, संधि स्थल कहा जाता है। वो तथ्य आपको यहाँ पे मिलेंगे जो अन्यत्र कहीं आपको नहीं मिलेंगे। वैसे ही हमारे टेस्ट सीरीज की अपनी एक यही महत्वपूर्ण विशेषता है। अन्य काव्य में बात कर लेते हैं पंत जी की। अन्य काव्य जो इनकी रचनाएं हैं उनमें बात कर लेते हैं। नंबरिंग नहीं डालेंगे, आप सीधा सीधा लिखिएगा। फूलों का देश,
फूलों का देश, इसके बाद में है उत्तरशती। उत्तरशती के बाद में शुभ पुरुष, शुभ पुरुष, शुभ्र पुरुष। शुभ्र पुरुष के बाद में संक्रांति। संक्रांति के साथ ही में है आपका गीत अगीत। गीत अगीत के बाद में है शशि की तरी। शशि की तरी के बाद में समाधिता। समाधिता ये भी इनका काव्य है। फिर है शंख ध्वनि। शंख ध्वनि के बाद में गीत हंस और किरण वीणा। ताज और भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो महत्वपूर्ण थी वो हमने आपको यहाँ पे लिखा दी हैं। बात कर लेते हैं आगे इनके कहानी संग्रह की, जो अन्य है। तो कहानी संग्रह में यदि बात करेंगे तो 5 कहानियाँ की यदि बात करेंगे तो 1935 ईस्वी का है। ठीक है। नाटक की यदि बात करें इनके, तो नाटक में है इनका ज्योत्सना 1934 का पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे यदि बात करें तो युग पुरुष 1955 का। देखिए यहाँ पे शुभ्र पुरुष है और यहाँ पे युग पुरुष है। यहाँ से प्रश्न बन जाएगा किस विधा की रचना है। और तीसरा है छाया। इसी के साथ में बात कर लेते हैं, इन्होंने एक अनुवाद किया था 60 वर्ष एक रेखांकन। महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है 60 वर्ष एक रेखांकन। इसका जो समय है 1960 है। इसी के साथ में एक इन्होंने संयुक्त रचना लिखी थी। संयुक्त रचना इन्होंने लिखी थी आपके खादी के फूल। खादी के फूल जो इन्होंने लिखी है वो लिखी है बच्चन जी के साथ में, यानी कि डॉक्टर बच्चन सिंह नहीं, हरिवंश राय बच्चन जी के साथ। आप साहित्य वाले हो, बच्चन जी के साथ, तो इतना आप ध्यान रखेंगे कोरिलेट जो नाम होते हैं। संपादन में यदि बात करें पत्रिकाओं के रूप में, तो इन्होंने रूपाव पत्र का संपादन किया था 1938 से। और ये कैसा पत्र था? ये आपका मासिक पत्र था। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान आ जाती है कि इनकी जो प्रगतिवादी रचनाएं थी, छायावाद के बाद जो प्रगतिवादी जो इनकी रचनाएं थी, वो संपूर्ण रूप से जो इनका रूपाव जो पत्र था उसी में जो कविताएं होती थी वो संकलित होती थी। अधिकांशतः कविताएं जो प्रगतिवादी समय की थी वो रूपाव पत्र में ही संकलित प्रकाशित हुई थी। ठीक है। निबंध में बात कर लेते हैं इनकी शिल्प और दर्शन। शिल्प और दर्शन, शिल्प और दर्शन 1961। दूसरी है कला और संस्कृति। कला और संस्कृति के बाद में तीसरे नंबर पे है गद्य पथ। 4th नंबर पे है छायावाद पुनर्मूल्यांकन। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और है 60 वर्ष, ना स्पष्ट दिखाई दे तो ध्यान देना, 60 वर्ष और अन्य निबंध। अन्य निबंध अगर ना दिखाई दे तो आप वॉइस पे ध्यान दीजिएगा। 60 वर्ष और अन्य निबंध, ये थे आपके सुमित्रानंदन पंत जी का काव्य संसार। जो भी उनका साहित्यिक संसार यदि बोले, कुछ तथ्य छूटे हैं, महत्वपूर्ण जो पंक्तियाँ होती हैं, कथन होते हैं, वो सब हम आपको PDF में प्रोवाइड कराएंगे। थोड़ी सी व्यस्तता है और कुछ
समस्याएं हैं, इस वजह से अभी आपको PDF नहीं दी जा रही है, जल्द ही सब प्रेषित कर दी जाएंगी। 1961 ईस्वी में इन्हें हिंदी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अब आप देखिए, एक सीरीज ये भी बनाइए कि जिन जिन रचनाकारों को पद्म भूषण दिया गया है, कथाकार हैं, कवि हैं, निबंधकार हैं, आलोचक हैं, एकांकीकार हैं, जो भी हैं, सबकी एक सीरीज अलग बना लीजिए, ठीक है। तो पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया है। 1968 ईस्वी में इन्हें चिदम्बरा पर कौन सा ज्ञान पुरस्कार मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। पंत की जो रचना गुंजन है, इसको छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल कहा गया है, दोनों को जोड़ने वाला, ठीक है। बात कर लेते हैं अन्य काव्य में। फूलों का देश, उत्तर सती, शुभ्र पुरुष, संक्रांति, गीत अगीत, शशि की तरी, समाधिता, शंख ध्वनि, गीत हंस, स्वर्ण किरण वीणा और आपकी ताज, ये इनकी रचनाएं हैं। और भी हैं, लेकिन अभी महत्वपूर्ण इतनी ही थी। कहानी संग्रह में बात करें तो 5 कहानियाँ 1935 ईस्वी में एक इनका कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है। नाटक की बात करें तो ज्योत्सना 1934, युग पुरुष 1955 और छाया। ज्योत्सना महत्वपूर्ण है। युग पुरुष देखो बन सकता है क्योंकि यहाँ पे शुभ्र पुरुष दिया हुआ है, विधा में प्रश्न बना देगा। 60 वर्ष एक रेखांकन, इनका ये अनुवाद परक रचना है 1960 की। संयुक्त रचना में यदि देखें तो इन्होंने खादी के फूल लिखी है हरिवंश राय बच्चन जी के साथ में। संपादन की बात करें तो रूपाभ पत्र का इन्होंने संपादन किया था 1938 से, और ये कैसा पत्र था? मासिक पत्र था। निबंध में यदि बात करें तो शिल्प और दर्शन 1961 की है। कला और संस्कृति, गद्यपद, छायावाद, पुनर्मूल्यांकन और एक निबंध संग्रह है इनका 60 वर्ष और अन्य निबंध, 60 वर्ष और अन्य निबंध। तो ये थे आपके सुमित्रा नंदन पंत जी। और हमें लग रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत जी से जितना TGT PGT में प्रश्न बन सकता है, उनकी जो काव्य पंक्तियाँ हैं या उनके संबंध में जो आलोचकों ने कहा है, वो सब हम आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित करेंगे। अभी चूँकि रीतिकाल और आधुनिक काल का कुछ मैटर अभी पड़ा हुआ है, तो वो हमें प्रेषित करना है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा समय लग रहा है किसी कारण विशेष से। तो ये आपके सुमित्रा नंदन पंत जी यहाँ कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ में आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि कुछ कैंडिडेट बचे हुए हैं तो। चलिए, इसी के साथ में जो भी कैंडिडेट हैं टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको कॉल करनी होगी 95688024 और 63 पर। इस नंबर पे जब आप कॉल करेंगे तो आपको पूरी प्रक्रिया बता दी जाएगी। जो अभी तक के टेस्ट पेपर हो चुके हैं वो भी, शुल्क जो रहेगा 50 आपके टेस्ट पेपर का, 50 टेस्ट का, वो 500 रुपये है मात्र, ठीक है। और प्रति टेस्ट पेपर आपको पता ही है, प्रति टेस्ट 10 रुपये, और प्रश्न जो मिलेंगे आपको वो 125 मिलेंगे, और यहाँ पे जो प्रश्न मिलेंगे आपको 6250 मिलेंगे। और ये आपको 6250 ही नहीं, कम से कम आप मान के चलिए कि 15-16 हज़ार आपके यहाँ पे प्रश्न का तैयार होंगे। तो आप देखिए, जब आप एक इतने बड़े क्योंकि विकल्पों से भी तो प्रश्न बनते हैं, और जितना घुमा के हम आपको देते हैं उस फॉर्मेट में जब आप अपनी तैयारी करते हो तो और भी बेहतर आपका तैयार होता है, और भी बेहतर विकल्प और तथ्य आपके तैयार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जब तथ्य आपके याद रहते हैं और उसके अपोजिट जब विकल्प आता है तो आप अचानक से उन विकल्पों को कट करते हैं और आप उत्तर तक पहुँच जाते हैं। और यही आपकी सही रणनीति होती है एक अच्छे विद्यार्थी की। सीधा सीधा प्रश्न आप पढ़ा, आप उत्तर पर पहुँच गए। ये कई बार क्या होता है कि सरल प्रश्नों के लिए तो सही होता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि सरल प्रश्नों में भी आप जब हमारे टेस्ट सीरीज जो कैंडिडेट ज्वाइन किए हुए हैं वो भी पेपर को सोल्व करते हुए, इसीलिए उद्देश्य रहता है हमारा कि हम सुबह आपको टेस्ट पेपर देते हैं, शाम को हम उत्तर कुंजी देते हैं, ताकि आप चिंतन मनन करो कि इसका क्या होगा, खोजने का प्रयास करो। अगर आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो शाम को उत्तर कुंजी आने पे तो आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद अगर आपको डाउट रहता है, आप व्हाट्सएप ग्रुप की चैट आपके लिए ओपन की जाती है, आप उसमें मैसेज दीजिए, प्रश्न लिख के उसमें प्रेषित कीजिए, तब इधर से आपको उत्तर दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि आप सरल से भी प्रश्न होते तो कई बार क्या होता है ना कि हम सीधे सीधे विकल्प पे टिक कर जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सरल प्रश्न है। इतना तो एक्सपर्ट सरल नहीं रखेगा, थोड़ा सा तो उसमें कुछ ना कुछ रखा होगा, तभी उसको वो बना रहा है प्रश्न को। तो इसी के उससे क्या है कि आप
चारों विकल्पों पे दृष्टि डाल लिया कीजिए, विकल्पों को थोड़ा सा कट मार्क कर दिया कीजिए, उसके बाद आप सही उत्तर पे पहुंचा कीजिए। जहां कठिन प्रश्न है तब भी आप विकल्प का उत्तर काट के जाते हो, तो सरल प्रश्नों पे भी आप जो विकल्प हैं आपके उनको कट करके जाइए, तब आप देखिएगा कि यकीनन आपका स्कोरिंग जो है बहुत अच्छा होगा, आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। जो तथ्य आपके गलत हो रहे हैं, हमारी टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग हम आपको बता दें, जो प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं, पेपर का स्टैंडर्ड है जो बनाया जा रहा है, जो पेपर दे रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं, उनका वास्तविकता में अगर उनके शब्दों में अभिव्यक्ति दें तो लोहे के चने चबाना है, ठीक है। और उसी के साथ में जब वो टेस्ट पेपर देते हैं आप, तो टेस्ट पेपर के साथ जो आपको नवीन प्रश्न है उनको आप एक जगह नोट कीजिए, फिर उनका रिवीजन कीजिए और सरल और कठिन प्रश्नों का आप समानांतर देखिए कि आपका कितना एवरेज जा रहा है। तो इस तरीके से ही आप अपनी तैयारी कीजिए, तैयारी यकीनन आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी। यानी कि यहाँ से पढ़ने के बाद और टेस्ट सीरीज़ देने के बाद आपके पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा जहाँ से आप चूकेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे ही अद्भुत प्रश्नों का संकलन हम लेके आ रहे हैं कि जो एक्सपर्ट भी कहाँ तक जाएगा, क्योंकि हम भी एक शोध के रूप में से आपके प्रश्न लेके आते हैं, तो वो भी एक्सपर्ट जो होता है वो भी एक शोध के रूप में ही प्रश्नों को तैयार करता है। उनकी दृष्टि कहाँ जा सकती है ये हम अब समझ गए हैं, तो आपको वहाँ तक पक्का पहुँचाएंगे। इसीलिए जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं 9568802463 पे कॉल कर ले। जो भी 6, 7, 8 प्रश्न पत्र हुए हैं वो आपको एक साथ दे दिए जाएंगे, बाकी आप जो श्रृंखला चल रही है उसी में आप चलते रहेंगे। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले छायावादी कवि के साथ। आपको पता है कि वो कौन है, तो चलिए इंतज़ार कीजिए, क्लास बहुत धमाकेदार होगी। और क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगली क्लास तक के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, अगली क्लास में मिलेंगे महादेवी वर्मा जी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।